नमस्ते, मैं कैलिब हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर का उपयोग करके अपना वीपीएस सेटअप कर सकते हैं। हम होस्टिंगर वीपीएस प्लान चुनने से शुरू करेंगे, फिर उबुंटू ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और होस्टिंगर के बिल्ट इन टर्मिनल के जरिए सर्वर को एक्सेस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बैकएंड सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपका वीपीएस सुरक्षित, सही कॉन्फ़िगर किया गया हो और एप्स होस्ट करने या कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने को तैयार हो। आपको एक होस्टिंगर वीपीएस प्लान चुनना होगा। अतिरिक्त 10% छूट पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या बस वीडियो के विवरण में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक मिले उस पर क्लिक करें। स्पेशल होस्टिंग पार्टनर लिंक सुनिश्चित करेगा साइन अप करने पर आपको बेस्ट डील। जैसे आप लिंक पर आएंगे आपको इस पेज पर लाया जाएगा। मैं क्लेम डील पर क्लिक करके शुरू करूंगा और इससे हम नीचे वीपीएस प्लान विकल्पों तक स्क्रॉल हो जाएंगे। इस वीडियो के लिए मैं KVM 2 प्लान चुनूंगा। इसमें आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, 8 गीगाबाइट रैम, 100 गीगाबाइट NVMe डिस्क स्पेस और 8 टेराबाइट बैंडविड्थ मिलेगी। ये वेब एप्स डिप्लॉय करने और लगभग किसी भी चीज के लिए जिसे आप आमतौर पर VPS पर चलाते हैं पर्याप्त से भी ज्यादा होगा। और अगर आपको बाद में कभी ज्यादा या कम पावर की जरूरत हो तो आप कभी भी अपना प्लान अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मैं KVM 2 प्लान के साथ जाऊंगा, तो यहां मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और अब इस पेज पर हम शुरुआत कर सकते हैं यह चुनकर कि हम अपना वीपीएस प्लान कितने समय के लिए चलाना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 महीनों के लिए सेट होगा, जिससे आपकी बचत अधिकतम होगी और आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। लेकिन आप इसे 24 महीनों से बदलकर 12 महीने या 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। कम से कम मैं आपको 12 महीने के प्लान के साथ जाने की सलाह दूंगा। इससे भी आपको काफ़ी बचत होगी और आप फ्री डोमेन के लिए योग्य रहेंगे। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आप चुन सकते हैं कि आप डेली ऑटोमेटिक बैकअप चालू करना चाहते हैं या नहीं। यह आपके वीपीएस डेटा का एक बार रोजाना बैकअप लेगा, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस वीडियो के लिए मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। अगली चीज जो हम करेंगे वह है अपने सर्वर का स्थान चुनना। होस्टिंगर अपने आप आपके लिए सबसे अच्छी लेटेंसी वाला स्थान सुझाएगा, तो मैं इसे डिफॉल्ट विकल्प पर ही छोड़ने वाला हूं। और आखिरी चीज जो हम यहां करेंगे वह है यह चुनना कि हम अपने वीपीएस पर क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहां आप देखेंगे कि आपके पास 3 विकल्प हैं: सादा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल पैनल के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। अगर आप कोई विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वह आपको यहां मिल जाएगा। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो होस्टिंगर के बने टेम्पलेट्स का उपयोग करके यहां भी ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉकप्लॉय एक बेहतरीन विकल्प है अगर आप डॉकर कंटेनर चलाने या वेब एप्स डिप्लॉय करने के लिए विजुअल डैशबोर्ड चाहते हैं। मेरे पास एक पूरा डॉकप्लॉय वीपीएस ट्यूटोरियल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप उसे देखना चाहें। आप क्लाउड पैनल भी चुन सकते हैं जो एक बेहतरीन मुफ्त विकल्प है अगर आप मुख्य रूप से वर्डप्रेस वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने सर्वर को सामान्य कमांड लाइन से कंट्रोल पैनल मैनेज कर सकते हैं। अगर आप तुरंत कंट्रोल पैनल का उपयोग शुरू करना चाहते हैं तो ये टेम्पलेट्स बहुत अच्छे शॉर्टकट हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक साधारण ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस तरह आप किसी भी विशेष स्टैक में बंधे नहीं रहेंगे। आप बाद में तय कर सकते हैं कि आप अपने वीपीएस पर कंट्रोल पैनल या कोई विशेष एप्लीकेशन जोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो मैं अब प्लेन ओएस पर स्विच करने जा रहा हूं और इस वीडियो के लिए मैं उबुंटू का चयन करूंगा। उबुंटू सबसे लोकप्रिय और मुफ्त सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है, तो मैं यहां इसे क्लिक करने जा रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैंने यहां LTS वर्जन चुना हुआ है। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और इन वर्जन को कई सालों तक सुरक्षा अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे ये आपके VPS के लिए बहुत स्थिर विकल्प बन जाते हैं। तो सुनिश्चित करें कि यहाँ नवीनतम LTS वर्जन चुना गया है और ये हो जाने के बाद हम नीचे जाकर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसे चुनने के बाद मैं ऊपर की ओर वापस स्क्रॉल करूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ कूपन कोड लागू किया गया है। फिर से अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो यह कूपन कोड चेकआउट पर अपने आप लागू हो जाएगा। अब जब ये सब हो गया है तो मैं यहाँ नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा ताकि आगे बढ़ सकूं। अब इस पेज पर आपको अपनी बिलिंग जानकारी और पेमेंट जानकारी भरनी होगी। मैं जल्दी से ये सब भर लेता हूं और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने अब अपनी पेमेंट जानकारी और बिलिंग जानकारी दोनों भर दी हैं। तो अब जब यह हो गया है मैं आगे बढ़ने के लिए सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। इस पेज पर बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और इसके बाद आपको ठीक इस पेज पर लाया जाएगा। दाईं ओर आपके पास SSH की बनाने का विकल्प होगा, लेकिन हम यह वीडियो में बात करेंगे। बाईं ओर आपके पास अपना रूट पासवर्ड बनाने का विकल्प होगा। पासवर्ड का उपयोग VPS लॉगिन करेंगे, तो सुनिश्चित करें कि यह मजबूत हो और ऐसा हो जिसे आप याद रख सकें, और मैं निश्चित रूप से इसे लिख कर रखने की सलाह देता हूं। तो यहां मैं अपना रूट पासवर्ड दर्ज करूंगा और जब यह हो जाए तो मैं नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
फिर यहाँ आपके पास एक मुफ्त मैलवेयर स्कैनर जोड़ने का विकल्प होगा। जब भी मैं पहली बार VPS इंस्टॉल करता हूँ, भले ही यह विकल्प मुफ्त और सहायक है, मैं इसे बंद ही रखना पसंद करता हूँ। सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी VPS इंस्टॉल एकदम साफ सुथरी हो, तो इसे बंद रखने के बाद मैं फिनिश सेटअप पर क्लिक करूंगा और अब आपका VPS आपके लिए सेटअप किया जा रहा है। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं आगे बढ़कर उस समय तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब यह पूरा हो जाएगा। और अब जब यह हो गया है, आपका VPS अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। यहाँ दाईं ओर आपको SSH एक्सेस लाइन दिखाई देगी और ये जो हिस्सा है यही आपका VPS IP एड्रेस है। हम बाद में अपना खुद का कनेक्शन एक नए यूज़र और SSH कीज के साथ सेटअप करेंगे, तो अभी आपको इस कमांड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे की ओर आपको अपनी फ्री डोमेन लिस्टेड दिखाई देगी। आप चाहें तो इसे अभी या बाद में क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने VPS डैशबोर्ड पर जाना चाहता हूं, तो मैं ऊपर जाकर मैनेज VPS पर क्लिक करूंगा और अब हम यहां होस्टिंगर VPS डैशबोर्ड में हैं। ये मुख्य हब है जहां आप अपने सर्वर की डिटेल्स देख सकते हैं, सेटिंग्स बदल सकते हैं, डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहीं से आप अपना कमांड टर्मिनल खोल सकते हैं ताकि सीधे अपने VPS से बात कर सकें। अब जब उबुंटू इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ सबसे पहले हम अपना VPS IP एड्रेस लेंगे और आप इसे अपने डैशबोर्ड में यहीं देख सकते हैं। मैं इसे कॉपी करके कहीं सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि बाद में जब हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगली चीज़ जो हम करेंगे वह है बिल्ट इन ब्राउज़र टर्मिनल खोलना। तो ऊपर दाईं ओर जाइए और टर्मिनल पर क्लिक करें और ब्राउज़र टर्मिनल पर क्लिक करने के बाद एक काली कमांड विंडो खुल जाएगी। अगर यह थोड़ा डरावना लग रहा है तो चिंता ना करें, बस साथ साथ चलते रहें और कमांड्स को ठीक वैसे ही टाइप करें जैसे आप देख रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप वीडियो के विवरण में देख सकते हैं, वहां आपको एक दस्तावेज मिलेगा जिसमें इस वीडियो के सभी कमांड्स क्रम में दिए गए हैं। तो आप बस कमांड्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और टाइप करने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अब इससे पहले कि हम कुछ और करें, हम यह सुनिश्चित करने से शुरू करेंगे कि हमारा सर्वर पूरी तरह से अपडेट है। मैं यहाँ नीचे जाऊंगा और यहीं क्लिक करूंगा, फिर ये कमांड टाइप करूंगा और कीबोर्ड पर एंटर या रिटर्न दबाऊंगा। मैं एप्ट अपडेट टाइप करूंगा, फिर $& एंड टाइप करूंगा, फिर एप्ट अपग्रेड Y टाइप करूंगा और फिर एंटर दबाऊंगा। ये कमांड्स नवीनतम सुरक्षा पैच और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जांच करती हैं और उन्हें अपने आप इंस्टॉल कर देती हैं। तो हम एक साफ सुथरे और पूरी तरह से अपडेटेड सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। आप नीचे प्रगति देखेंगे और मैं इसके 100% होने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल सही, अब अपडेट्स हो चुके हैं। अब अगली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वह है कि हम वास्तव में अपने VPS में लॉगिन कैसे कर रहे हैं। अभी हम रूट अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं, जिसे सिस्टम पर सब कुछ करने की पूरी और बिना किसी रोक टोक के अनुमति है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही जोखिम भरा भी है। जब आप रूट के रूप में लॉगिन होते हैं तो छोटी सी गलती भी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए चीज़ों को सुरक्षित रखने और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए हम एक अलग यूज़र अकाउंट बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। इससे हमें एक सामान्य रोज़मर्रा का अकाउंट मिलेगा, जबकि ज़रूरत पड़ने पर हम एडमिन कमांड्स भी चला सकेंगे। तो चलिए अब इसे सेटअप कर लेते हैं। मैं एक नया यूज़र बनाने से शुरू करूंगा। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए अपने यूज़र का नाम यूज़र नेम रखूंगा, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के किसी भी नाम से बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे जाऊंगा और टाइप करूंगा एड्यूजर यूज़र नेम और फिर कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा। अब यह मुझसे पासवर्ड टाइप करने के लिए कहेगा। बस ध्यान रखें कि जब भी आप यह पासवर्ड टाइप करेंगे, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह सामान्य है, बस इसे ध्यान से टाइप करें और एंटर दबाएं और जब भी यह दोबारा पूछे तो फिर से टाइप करें। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। फिर मैं इसे दोबारा टाइप करूंगा और फिर से एंटर दबाऊंगा। इसके बाद आपको कुछ वैकल्पिक फील्ड्स दिखाई देंगी, जैसे कि अपना पूरा नाम दर्ज करना। हमें अपने VPS के लिए इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन सभी को खाली छोड़ने के लिए हर बार एंटर दबा दूंगा। तो मैं बाकी सभी मानों के लिए एंटर और एंटर दबाऊंगा। यहाँ हम Y टाइप करेंगे ताकि पुष्टि हो सके कि सारी जानकारी सही है, फिर दोबारा एंटर दबाएंगे। अब हम इस यूज़र को एडमिन विशेषाधिकार देने जा रहे हैं, इसके लिए इसे सूडो ग्रुप में जोड़ेंगे। इससे यह यूज़र ज़रूरत पड़ने पर बिना रूट के लॉगिन किए महत्वपूर्ण कमांड चला सकेगा। इस नए यूज़र को एडमिन विशेषाधिकार देने के लिए चलिए टाइप करते हैं यूज़र मोड -A, फिर कैपिटल G, फिर टाइप करें सूडो और फिर यूज़र नेम और एक बार फिर यूज़र नेम। आखिर में ये वही होगा जो आपने अपने यूज़र नेम के लिए चुना था। ये सब टाइप करने के बाद कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, मैं टाइप करूंगा ID और फिर यूज़र नेम, फिर एंटर दबाऊंगा। और अगर सब कुछ सही से हुआ है तो आपको यहाँ सूडो दिखाई देगा, जो पुष्टि करता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है।
अब मैं इस नए अकाउंट पर स्विच करने जा रहा हूं। ऐसा करने के लिए मैं टाइप करूंगा su यूजर नेम, एक बार फिर एंटर दबाएं और अब हम अपने नए अकाउंट पर स्विच हो गए हैं। और अब से यही मुख्य अकाउंट होगा जिसे हम रूट की जगह इस्तेमाल करेंगे। सूडो एक्सेस के साथ एक सामान्य यूजर का उपयोग करना आपके वीपीएस को मैनेज करने का कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीका है। आपके पास जब जरूरत हो तब भी पूरा नियंत्रण रहता है, लेकिन आप हर समय सर्वशक्तिमान रूट यूजर के रूप में लॉग इन नहीं रहते। अब जब ये हो गया है तो अगला कदम है हमारे SSH की सेटअप करना। ऐसा करने से आप हर बार अपने वीपीएस का पासवर्ड टाइप किए बिना सुरक्षित रूप से लॉग इन कर सकते हैं, और यह सामान्य पासवर्ड की तुलना में हमलावरों के लिए ब्रूट फोर्स करना भी कहीं अधिक कठिन है। और हम वास्तव में यह अगला कदम अपने खुद के कंप्यूटर पर शुरू करेंगे, वीपीएस ब्राउजर टर्मिनल पर नहीं। चूंकि मैं विंडोज मशीन का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए अगले चरण के लिए मैं विंडोज पावरशेल का उपयोग करूंगा। लेकिन अगर आप मैक का उपयोग कर रहे हैं तो आप बस टर्मिनल का उपयोग करेंगे। तो चूंकि मैं विंडोज पर हूं, मैं विंडोज पावरशेल खोलूंगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां जो पहली कमांड डालेंगे वह एक आधुनिक SSH की जनरेट करेगी। ऐसा करने के लिए SSH -d टाइप करें, फिर ED2551 टाइप करें, फिर डैश और एक कैपिटल C टाइप करें। और इससे आपको एक नोट जोड़ने की सुविधा मिलेगी ताकि आप बाद में उसकी को याद रख सकें। तो उदाहरण के लिए यहां मैं टाइप करूंगा उद्धरण मेरी व्यक्तिगत SSH की और फिर उद्धरण समाप्त। इस तरह मैं हमेशा पहचान सकूंगा कि यह मेरी व्यक्तिगत SSH की है जिसे मैं अपने लिए जनरेट कर रहा हूं। यह सब करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा। अब यहां ये आपको फाइल लोकेशन दिखाएगा, मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। मैं ऐसा करने के लिए बस फिर से कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और यहां आप चुन सकते हैं कि क्या आप अपनी SSH की के लिए पास फ्रेज डालना चाहते हैं। फिर से मैं इसे खाली ही छोड़ दूंगा और फिर से एंटर दबाऊंगा। बिल्कुल सही, अब हमारी SSH की जनरेट हो गई है। आप यहां बहुत सारी चीजें देखेंगे, हालांकि आपको वास्तव में केवल 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहली है आपकी प्राइवेट की जो यही है। सुनिश्चित करें कि आप इसे कभी भी किसी के साथ साझा न करें, यह केवल आपके कंप्यूटर पर ही रहेगा। और दूसरी जो .pub पर खत्म होती है, यह आपकी पब्लिक की है। हम इस फाइल के अंदर की सामग्री को कॉपी करेंगे और इसे अपने VPS में जोड़ेंगे। तो अगला कदम है कि आपको इस फाइल को खोजना होगा। आप इसे Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं और फिर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलूंगा। आपको यहां ऊपर दाईं ओर क्लिक करना है और फिर उस पब्लिक की को पेस्ट करना है। अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और इससे फाइल एक टेक्स्ट एडिटर में खुल जाएगी। अब इस पूरा सिलेक्ट करें और हम इसे एक बार फिर से कॉपी करेंगे, और जब यह हो जाए तो आप इस फाइल को बंद कर सकते हैं। फिर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर बंद कर दूंगा और फिलहाल हम विंडोज पावरशेल या मैक टर्मिनल का उपयोग भी कर चुके हैं। हमें थोड़ी देर बाद इसमें वापस आना होगा, तो फिलहाल आप इसे या तो मिनिमाइज कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अब यहां हम अपने होस्टिंगर VPS ब्राउजर टर्मिनल में वापस आ गए हैं। अब यहां सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह यह सुनिश्चित करना है कि हम उस नए यूजर में लॉग इन हैं जिसे हमने पहले बनाया था। उस यूजर पर स्विच करने के लिए मैं su यूजर नेम टाइप करूंगा। यहां आप वह यूजर नेम डालेंगे जो आपने पहले चुना था। एंटर दबाएं, फिर अपना पासवर्ड डालें और अब हम अपने यूजर अकाउंट में लॉग इन हो गए हैं रूट एक्सेस की बजाय। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम SSH लॉगिन के लिए अपने यूजर अकाउंट का इस्तेमाल करें, जिससे सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। अब अगला कदम है सर्वर पर अपनी पब्लिक की को स्टोर करने के लिए एक जगह बनाना। इसके लिए मैं mkdirp टाइप करूंगा। इसके बाद आप ~, और / के बाद .ssh टाइप करेंगे। एंटर दबाएं। यह हमारे यूजर अकाउंट के लिए एक SSH फोल्डर बना देगा। अब उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम ऑथराइज्ड कीज होगा और फिर उसे टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे। इसके लिए मैं टाइप करूंगा nano_/authorized_keys। फिर से एंटर दबाएं। ये नैनो टेक्स्ट एडिटर को खोल देगा और आप देखेंगे कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। यहां या वो पब्लिक की पेस्ट करेंगे जिसे मैंने अपने कंप्यूटर से कॉपी किया था। अपने कीबोर्ड पर मैं Ctrl+Shift और V दबाऊंगा और अब पब्लिक की कॉपी हो गई है। अब ये VPS को बताता है कि अगर कोई कनेक्शन इसकी से मेल खाता है तो उस कंप्यूटर को VPS तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। की पेस्ट करने के बाद मैं फाइल को सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl और O दबाऊंगा, फिर एंटर दबाऊंगा और फिर नैनो बंद करने के लिए Ctrl और X दबाऊंगा। अब हमें बस सही परमिशन सेट करनी होगी ताकि सर्वर को पता चले कि ये फाइलें सुरक्षित हैं। तो अब मैं यहां नीचे जाऊंगा और टाइप करूंगा chmod 700 ~/ SSH।
एंटर दबाए, फिर टाइप करें chmod 600 ~/ ssh/authorized_keys। अपने कीबोर्ड पर फिर से एंटर दबाएं। अब इससे सब कुछ लॉक हो जाएगा। इस तरह केवल हमारा यूजर अकाउंट ही इन फाइलों तक पहुंच सकता है। अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है SSH कनेक्शन को टेस्ट करना। मैं एक बार फिर से विंडोज पावरशेल खोलूंगा और यहां मैं टाइप करूंगा SSH यूजर नेम। यहां अपना खुद का कस्टम यूजर नेम जरूर डालें @ और फिर आप अपना VPS IP एड्रेस यहां पेस्ट करेंगे। आप इसे अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। एंटर दबाएं और फिर आप यहां ये मैसेज देखेंगे। जब आप पहली बार अपने VPS से कनेक्ट करते हैं तो SSH अभी सर्वर को नहीं पहचानेगा, तो आपको यहां एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इस फिंगरप्रिंट पर भरोसा करना चाहते हैं। यहां यस टाइप करें और फिर एंटर दबाएं। अब हमने फिंगरप्रिंट जोड़ दिया है लेकिन कनेक्शन अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि हमें अपने ब्राउज़र टर्मिनल में SSH को फिर से शुरू करना होगा। तो मैं इसे यहां फिर से खोलूंगा। फिर यहां सब कुछ रीस्टार्ट करने के लिए मैं टाइप करूंगा sudo systemctl restart ssh। फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। यहां भी आपसे आपका पासवर्ड मांगा जा सकता है। मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब मैं वापस विंडोज पावरशेल पर जाऊंगा और एक बार फिर हम टाइप करेंगे SSH यूजर नेम @ और फिर अपना VPS IP एड्रेस। एंटर दबाएं और अब हम अपने लोकल कंप्यूटर से सफलतापूर्वक अपने VPS में लॉग इन हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सुरक्षित लॉगिन के लिए सब कुछ सेटअप हो गया है। हमने अपने सर्वर को अपडेट किया है, एक नया यूजर बनाया है और अपनी SSH की को कनेक्ट किया है ताकि हम बिना पासवर्ड के सुरक्षित रूप से साइन इन कर सकें। अब अगला कदम है एक बेसिक फायरवॉल लगाना। ये नियंत्रित करेगा कि हमारे VPS में कौन सा ट्रैफिक आने की अनुमति है और डिफॉल्ट रूप से सब कुछ लॉक रखेगा। अब चलिए इसे सेटअप कर लेते हैं। मैं UFW की स्थिति चेक करके शुरू करूंगा। UFW का मतलब है अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल। मैं टाइप करूंगा sudo UFW status, फिर एंटर दबाएं। यह आपसे फिर से पासवर्ड मांग सकता है। मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और एंटर दबाऊंगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसमें लिखा है स्टेटस इनएक्टिव, तो इसका मतलब है कि हमें फायरवॉल चालू करना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम गलती से खुद को लॉक न कर लें। तो मैं यहां ओपन SSH रूल को अनुमति दूंगा जिससे हमारा SSH एक्सेस खुला रहेगा। तो यहां मैं टाइप करूंगा sudo UFW allow open SSH। एंटर दबाएं और इसके लिए नियम यहां अपडेट हो गए हैं। अब मैं पोर्ट 80 और 443 खोलूंगा। ये सामान्य वेबसाइट ट्रैफिक के लिए मानक पोर्ट हैं। ये HTTP और HTTPS को दर्शाते हैं। तो बाद में अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं या कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करते हैं तो सब कुछ तुरंत काम करेगा और आपको फायरवॉल फिर से बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं टाइप करूंगा sudo UFW allow 80/TCP, फिर एंटर दबाएं। फिर हम टाइप करेंगे sudo UFW allow 443/TCP। अब हम फायरवॉल को चालू कर सकते हैं। UFW इन नियमों को लागू करना शुरू कर देगा और जो कुछ भी हमने स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी है उसे ब्लॉक कर देगा। आइए टाइप करें sudo UFW enable, फिर एंटर दबाएं। यहां आगे बढ़ने के लिए आपको Y टाइप करना होगा और एंटर दबाएं। अब फायरवॉल सक्रिय और सक्षम है। अपने फायरवॉल की स्थिति जांचने के लिए आप हमेशा sudo UFW स्टेटस टाइप कर सकते हैं। अब हम सभी सक्रिय नियमों को जांच सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं SSH की अनुमति है और आप पोर्ट 80 और 443 को भी अनुमति देखेंगे। फायरवॉल सक्षम होने पर केवल आवश्यक पोर्ट खुले हैं। सर्वर को प्रबंधित करने के लिए SSH और वेब ट्रैफिक के लिए HTTP और HTTPS। बाकी सब कुछ बंद रहेगा जिससे आपके VPS की सुरक्षा आधार रेखा काफी मजबूत हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से सर्वर को रीबूट करने जा रहा हूं। आइए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी अपडेट्स, सेटिंग्स और हमारे नए फायरवॉल नियम पूरी तरह से लागू और सिंक हो गए हैं। इसके लिए मैं sudo reboot टाइप करूंगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही VPS रीबूट पूरा कर लेता है आप उसी तरह से वापस लॉग इन कर सकते हैं जैसे हमने पहले SSH की से किया था। अब रीबूट पूरा होने और सर्वर के दोबारा ऑनलाइन आने के बाद अब तक की सारी सेटिंग्स पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं। इस बिंदु पर हमारा VPS सुरक्षित, स्थिर और उपयोग के लिए तैयार है।
तो अब चलिए जल्दी से होस्टिंगर VPS डैशबोर्ड पर एक नजर डालते हैं और कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ सबसे पहली चीज मुख्य रूप से होस्टिंगर VPS डैशबोर्ड है। यही वह जगह है जहां आप अपने सर्वर से जुड़ी हर चीज को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ आप अपने सिस्टम रिसोर्सेज के उपयोग को देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी CPU, रैम, डिस्क उपयोग और साथ ही ट्रैफिक और बैंडविड्थ भी देख सकते हैं। अगर आप कभी देखें कि आपकी CPU या रैम लगातार पूरी तरह से उपयोग हो रही है तो यह आमतौर पर इस बात का संकेत है कि आपको अपने चल रहे कार्यों के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। अब बाईं ओर चलिए बैकअप्स और मॉनिटरिंग सेक्शन में चलते हैं, फिर स्नैपशॉट्स और बैकअप्स पर क्लिक करें और यहां से भी अपनी बैकअप शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह साप्ताहिक पर सेट होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे डेली ऑटो बैकअप्स में अपग्रेड कर सकते हैं। यह आपके VPS की सारी जानकारी और सेटिंग्स को सुरक्षित और लगातार बैकअप में रखेगा। और अगर आप एक स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करें। एक उपयोगी टूल है होस्टिंगर का कोडी AI असिस्टेंट। आप इसे नीचे दाईं ओर पाएंगे। अगर मैं आस्क कोडी पर क्लिक करता हूं तो AI असिस्टेंट खोल देगा। अगर आपको कभी किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़े जिसके बारे में आप निश्चित न हो, जैसे कमांड, एरर मैसेज या कॉन्फ़िगरेशन सवाल, तो आप कोडी से पूछ सकते हैं। यह आपको सामान्य VPS कार्यों और ट्रबल शूटिंग में मार्गदर्शन करेगा। इस वीडियो के बाद अगर आपको कभी कोई समस्या आती है तो यह उन पहली जगहों में से है जहां आपको देखना चाहिए। यहां से आप अपने VPS के लिए कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने या डॉकर या nAT-N जैसी विशिष्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बारे में भी देख सकते हैं। और यह सुनिश्चित करें कि आप होस्टिंगर के लिए साइन अप करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक का इस्तेमाल करें। हमारे लिंक से VPS प्लान चुनने पर आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डॉकर का उपयोग कैसे करें और वेब ऐप्स डिप्लॉय करना है तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो देखें। आपको वेब ऐप को स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार होगा और इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।